Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Asma Afzal, and today we are going to start our new module that is into IELTS. Sure. So, जो लोग मेरे साथ हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दें प्लीज. Assalamu alaikum. This is Qara Abid here, and I'm very excited to learn new stuff from Asma. So thank you, Asma, for having me here. Thank you. Next, is there anyone else? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. My name is Mahfara Tabassum and I am very excited to learn about IELTS from you. So thank you. Welcome. Now, is there anyone else? Assalamu alaikum. I am Iman Fatima from 7th semester morning. Asma, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहूँगी कि आपने हमें एक प्लेटफॉर्म आप गुलाबी ने प्रोवाइड किया और अस्मा उसके ज़रिए हमें या IELTS के जो है टॉपिक्स हैं वो हमें उसके लिए गाइड करेंगे. थैंक यू सो मच अस्मा. Welcome. Now, is there anyone else, please? I think so. So now let's start. Introduction to my fellows हो गया. Now we will see what is IELTS. Okay. IELTS is International English Language Testing System. That is the test जो कि normally conduct होता है if you have to go abroad for studies or for some other purpose too. जिस तरह academic होगा तो आपने study based आपका test होगा और general training के लिए हमारा different test होता है. मतलब IELTS के अंदर ही उसमें different questions होते हैं और वो academic से बहुत different होता है. और हम क्योंकि हमारा पर्पस हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा पर्पस ऑब्वियसली एकेडमिक बेस्ड होगा, तो हम अपना सारे मॉड्यूल्स उसके सारे स्किल्स हैं उसको हम एकेडमिक के अंडर ही लेके चलेंगे. सो इसमें दो टाइप की स्किल्स को हम स्टडी करते हैं. अब हमारी टेस्ट होती हैं वो स्किल्स, एक प्रोडक्टिव स्किल्स जिसमें राइटिंग और स्पीकिंग, और एक रिसेप्टिव स्किल्स जिसमें लिसनिंग और रीडिंग आती है. राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, इन सब में वो हमें टेस्ट करेंगे that how well we can do all these things like writing, speaking, listening and reading. The total time is 2 hours and 45 minutes. और इसमें listening, reading और writing जो है वो same day conduct होता है, and the speaking is on the other day with distance of 7 days before or after that. Now, my main module is writing, academic writing. That is of 60 minutes. और इस टेस्ट को सॉल्व, राइटिंग के इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट होंगे, 2 क्वेश्चंस होंगे, एक 20 मिनट में आपने सॉल्व करना होगा और एक 40 मिनट में सॉल्व करना होगा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंफोग्राफिक्स और द सेकंड क्वेश्चन इज एसे राइटिंग, जिसमें आपने ऐसे लिखना है. हम अपना पहला टास्क देखते हैं, टास्क 1, दैट इज इंफोग्राफिक्स. इंफोग्राफिक इज आपको इंफॉर्मेशन दी, ग्राफिक्स की फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपने उसको अपने sentences में और words में convert करना है. That is a task with defined input and predictable output. The words for this are 170 to 190 words आपने लिखने होते हैं इसके लिए, और मिनिमम इसका वैसे 150 होता है, लेकिन बिकॉज उस टाइम हम इस कंडीशन में होते हैं दैट वी कांट काउंट एग्जैक्ट 150 वर्ड्स, तो हमें चाहिए कि हम 170 वर्ड्स अपना मिनिमम थ्रेशहोल्ड रखें ताकि आपके मार्क्स यहाँ से कटने की ना गुंजाइश ही ना रहे. आपने इसमें फैक्ट्स और फिगर्स डिस्कस करने होते हैं इन अ वेरी न्यूट्रल स्टाइल, नॉट इन द फॉर्मल राइटिंग विद द कनेक्टेड टेक्स्ट, जिसमें बुलेट्स और पॉइंट्स नहीं होंगे, और ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू यूज सम अदर्स टेक्स्ट, सो नो प्लेजरिज्म. इसमें आपने सबसे पहले लिखना होता है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपके पास जो ग्राफ दिया होगा या जो होगा उसको आपने एक तो सेंटेंस में डिफाइन कर देना है, एक्सप्लेनिंग कि आप उस ग्राफ में आप क्या देख रहे हैं. लाइक दिस इज अ टेबल. अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर ये आपके पास टेबल की फॉर्म में दिया हो तो आपने इस टेबल में कंट्रीज हैं और उसकी फूड, ड्रिंक्स और टबैको की उसने सेल्स बताई हुई है पर 1 साल की, और एक उसने क्लॉथिंग और फुटवेयर की बताई है, और एक लेयर और एजुकेशन की उसने बताई हुई है. इसमें इसके रोज और कॉलम में ये चीज़ एक्सप्लेन हुई है.
तो इसका इंट्रोडक्शन जो मैं लिखूंगी वो मैं इस तरह लिखूंगी, द टेबल illustrates the proportion of national expenditure in Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey on 3 types of consumer items in 2002. मतलब उसने एक साल का बताया हुआ सिर्फ, और इसको मैंने इन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। अगर मुझे इसने क्वेश्चन में इलस्ट्रेट वर्ड यूज़ किया होगा ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली मैं इलस्ट्रेट नहीं यूज़ करूँगी, मैं डेमोन्स्ट्रेट या शोज यूज़ कर दूंगी, और मैंने उस ग्राफ को एक रीफ्रेज करना है, मतलब उसको फ्रेज की फॉर्म में लिख देना है। और ऑब्वियसली ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें इंग्लिश हमारी टेस्ट होनी होती है, नॉट और इंटेलिजेंस। तो मैं इसमें अपना ओपिनियन या कंक्लूजन या इंटरफेरेंस नहीं दूंगी, बल्कि मैं आई मी और वी भी वर्ड नहीं यूज़ करूँगी। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि मुझे इंफॉर्मेशन ये ली गई है और उस इंफॉर्मेशन को मैं वर्ड्स की फॉर्म में ऐसे लिख दूंगी। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बता दी है। सबको ठीक समझ आ रही है? मैं कंटिन्यू करती रहूँ? जी जी Yes. जी श्योर। नेक्स्ट इसका आएगा रिपोर्ट बॉडी। अब इसी जो टेबल मैंने आपको दिखाया था, मैंने आपको बता दिया इसका इंट्रोडक्शन किस तरह लिखना है। मैंने उस पूरी इन्फॉर्मेशन को वर्ड्स की एक लाइन की फॉर्म में, कह लें सिर्फ एक सिंगल लाइन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। अब रिपोर्ट बॉडी ये होगी कि मैंने इसकी जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है उसको लाइन की फॉर्म में लिखना है। लाइक जो इसकी हेडिंग्स हैं उसको मैंने इंट्रोडक्शन में लिख दिया। अब जो इसके पास स्टैटिक्स इसने दिए हुए हैं, मैंने उसको लिखना है लाइन्स की फॉर्म में, अपनी सेंटेंसेस के फॉर्म में। तो वैसे नॉर्मली मैंने इसका टेबल की एग्जांपल दी है, लेकिन अगर सपोज मैं उसमें ग्राफ भी हो सकते हैं, उसमें टेबल्स भी हो सकती हैं, उसमें डायग्राम्स भी हो सकती हैं। ग्राफ्स अगर मैं मुझे दिया होगा तो मैंने जो चीज़ नोटिस करनी है ग्राफ में, सबसे पहले उसको जो बॉदर करना है मैंने जिस चीज़ को, वो ये है कि उसके एक्सेस में क्या है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये एक टाइम वो दिया हुआ है, एक एग्जाम्पलर के तौर पे ग्राफ बताया हुआ है, तो इसके एक्सेस पे दोनों पे साइड पे क्या है और ये एक दूसरे पे किस तरह डिपेंड कर रहे हैं। टाइम रेंज मतलब कितना किस ईयर से किस ईयर तक है। अगर सपोज ईयर डिस्कस हुआ है, कोई टाइम डिस्कस हुआ है, तो मैं उसको सबसे पहले नोटिस करूँगी, ताकि मुझे पता हो कि अगर मैंने ये चीज़ लिखनी है तो मैं बताऊँगी कि 2002 से 2020 तक ये चीज़ हुई है। टाइम स्पैन बहुत लंबा है, तो इस पर फ़र्क आया है इतना या नहीं आया, इस तरह एग्जाम्पल के ऊपर। और पीक्स और वैलीज, जिस तरह ये पीक्स और वैलीज आपके सामने बताई हैं कि ये पीक्स और वैलीज, दीज आर द पीक्स और ये वैलीज हैं। तो मैं इसको भी सबसे पहले देखूंगी कि कितना डिफरेंस आ रहा है, वैली कितनी डीप है, तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरीके से लिखूंगी। प्लेट्यू मतलब ये कितनी फॉरवर्ड स्ट्रेट जा रही है, कि कितना फ्लैट इसमें आ गया, कोई चीज़ चेंज हो रही थी तो उसमें फ्लैट कर्व, फ्लैट चीज़ कितनी आ रही है। पैटर्न्स और ट्रेंड्स उसको देखूंगी, जनरल क्या है, कि जनरली क्या चीज़ इंप्रूव हुई है, डिक्रीज हो रही है, और इसमें अगर कोई सपोज कोई एनोमली है तो मैं इसको डिटेल्ड बयान कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज अ टेबल इन फ्रंट ऑफ मी ड्यूरिंग द टेस्ट, और मैंने उसको इस तरह डिफाइन किया कि, अब मैं ये सारा पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने ये बता देती हूँ कि मैंने इस तरह उसके सारे बता दिया कि कंज्यूमर जो गुड्स थे वो सारे उन्होंने कंज्यूम किए। मैं पहले अपने पैराग्राफ में उसको एक उसका बता दूंगी, स्टैटिस्टिक्स यूज़ नहीं करूंगी, बता दूंगी डिक्रीज हुआ, लो हुआ, इम्प्रूव हुई ये चीज़, इंक्रीज हुई, मैं इस तरह बता दूंगी। और अगले मेरे पैराग्राफ में इसको एक्सप्लेन करके मैं सारा बता दूंगी कि इसका जिस तरह इतना डिफरेंस आ गया है, पहले इतना था और अब इतना है, इतनी ये चीज़ इम्प्रूव हुई है। पहले सिर्फ बताया इम्प्रूव हुई है, बाद में बताऊंगी कि इतनी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, और ये मैंने आपको टेबल की एग्जांपल दिया है, ठीक है, और ग्राफ्स का बता दिया है कि ग्राफ में आपने किस चीज़ को नोटिस करना है। डायग्राम जो है, अगर डायग्राम दी होगी तो डायग्राम जो उसमें एक मेजर पैराग्राफ आपने लिखना होगा। जिस तरह डायग्राम में नॉर्मली जब दिया होगा तो उसने एक साइकिल या कोई भी एक पूरा लाइफ साइकिल किसी भी चीज़ का एक्सप्लेन किया होगा। जैसे मैंने आपको सामने एग्जांपल में दिखाया है कि इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि रिसाइकलिंग किसी चीज़ की या कोई भी चीज़ है उसको रिसाइकल किस तरह करना है। तो पहले मैं देखूंगी कि इसका फर्स्ट वाला मतलब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, और इसमें मेजर कौन सी चीज़ है, मेजर माइलस्टोन, मेजर स्टेप्स कौन से इसमें हो रहे हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें देखूँ तो कलेक्शन के बाद क्लीनिंग, सपोर्टिंग और ये कंप्रेसिंग वगैरह कर रहे हैं प्लास्टिक की जो कैन्स हमारे पास होते हैं। तो मैं उसको बता दूंगी कि इस तरह उसने कलेक्ट किया, उसके बाद उसने उसको नेक्स्ट स्टेप जो था उसका ये था, नेक्स्ट स्टेप उसको मेल्टिंग करो, हीट करो, वो सारा आगे आप देख रहे हैं, और अल्टीमेटली उसको रीयूज कर लिया। तो मैं उसके फर्स्ट और लास्ट स्टेप को पहले सबसे आइडेंटिफाई करूंगी, बाद में उसके मेजर स्टेप्स जो हैं वहाँ पे बता दूंगी।
और ये डायग्राम को एक्सप्लेन थोड़ा कम वर्ड्स में करना होगा तो इसमें हम कह सकते हैं, इसमें हम लिमिट 150 वर्ड्स रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद ये हमारे पास एक पूरी एग्जांपल है, द सेम वे ये टेबल दिया हुआ है और उसके बाद उसने पूरा नीचे उसका पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसने पैराग्राफ को स्प्लिट किया और ये मैंने कॉपी किया है वहाँ से जिसमें उन्होंने एग्जाम्पलर के तौर पे दिया हुआ था और ये इस बंदे के 9 बैंड्स थे आइल्स के टेस्ट में। आई एक्सप्लेन इट कि इसकी असेसमेंट किस तरह होती है, इसकी राइटिंग पार्ट की और वो मार्किंग किस तरह होती है। स्टार्ट करती जाओ नेक्स्ट आगे। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट थिंग अब इसमें मार्किंग और असेसमेंट किस तरह होंगी कि अगर सपोज मैंने आपके सामने टेबल ड्रॉ किया है, उसमें ये है कि इतने नंबर हैं तो इतने बैंड्स होंगे, ये सारा उसने बताया हुआ है कि 12 to 10 मार्क्स हैं तो 4 बैंड्स होंगे, 22 19 है तो 5.5, ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये मार्क्स किस तरह आते हैं ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। जो ये राइटिंग टास्क 1 की स्पेशली जब चेकिंग या मार्किंग हो रही होती है, जो असेसमेंट करते हैं, तो जो चेकर होता है वो कौन सी चीज़ों को अपने नोटिस में सबसे पहले लाता है, उसमें सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो टास्क अचीवमेंट या टास्क रिस्पॉन्स, इसको हम TA भी कहते हैं। इसमें जो ग्रेडर होता है वो ये देखता है कि हमने अपने रिस्पॉन्स को कितना अप्रोप्रिएटली, एक्यूरेटली और रेलिवेंट, कितना हमारा जो हमने इंफॉर्मेशन उसको लिखी है उसके ग्राफ से देख के, अपने ग्राफ क्वेश्चन से देख के वो कितनी मैच कर रही है, कितनी रेलिवेंट है उस ग्राफ से। पैराग्राफ्स कितने, हमने उसको कितने पैराग्राफ में स्प्लिट किया हुआ है, हमने उसके सारे, अगर सपोज एक टेबल या कोई ग्राफ दिया हुआ है, हमने उसके ग्राफ के सारे एक्सेस और टेबल के सारे कॉलम्स और रोज जो हैं उसको हमने नोटिस में लाए हैं, उसको हमने सेंटेंसेस के फॉर्म में लिखा है या नहीं, वो ये देखेगा। और ऑब्वियसली लॉजिकल समराइजेशन कि जो आपने समराइज किया है अपने इंट्रोडक्शन में उस एक ग्राफ या टेबल या डायग्राम को, वो आपने किया है या नहीं। नाउ द टेबल गिवन, सबको टेबल शो हो रहा है ना स्क्रीन पे? हाँ हो रहा है। ये बैंड स्कोर 5 वाला? हाँ ओके हो रहा है। मैंने बताया हुआ कि टास्क अचीवमेंट, टास्क रिस्पॉन्स में जो आप ये चीज़ नोटिस करते हैं, तो अगर बैंड 5 आपको वो कब देंगे, अगर कोई आपका क्लियर, ये टेबल क्लियर है ना सबको? थोड़ा जूम इन और कर देना। 1 मिनट मैं करती हूँ, 1 मिनट। Is it fine now? यस बैंड 5 अगर जब होंगे, बैंड 5 आपको कब मिलेंगे, वो आपने क्लियर इतना ओवरव्यू नहीं दिया होगा इसके इंट्रोडक्शन में या उसके जो पैराग्राफ्स लिखेंगे, आपने बहुत डिटेल दे दी होगी और एडिक्वेटली उस डाटा को नहीं कवर किया होगा, और नो डाटा टू सपोर्ट स्टेटमेंट्स। ऑब्वियसली आपकी जो स्टेटमेंट आपने दी हुई है नीचे, जब आपने इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट दी है और नीचे आपने जो बात बता दी है अपने स्टैटिक्स की फॉर्म में, वो आपकी मैच नहीं करेगी। इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपने खुद से इन्फॉर्मेशन डाल दी है, तो ये आप देखो कितने वीक पॉइंट्स हैं और ये सारे बैंड 5 कॉज करते हैं। बैंड 6 आपको कब मिलेगा, उसमें यह है कि ओवरव्यू आपने अच्छा दिया हो, हाईलाइट की फीचर्स एडिक्वेटली, इंफॉर्मेशन इज वेल सेलेक्टेड, जो आपने सेलेक्ट किया इंफॉर्मेशन जो आपने मेंशन करनी है आपने बड़े अच्छे से सेलेक्ट की है और उसको बड़े अच्छे से वेल एक्सप्लेन किया है उसको, ठीक है। बैंड 7 क्लियर ओवरव्यू आपने दिया हो, ऑब्वियसली देखो ओवरव्यू क्लियर होता जा रहा है हमारा विद इंक्रीजिंग बैंड्स, और क्लियर हाइलाइट्स की फीचर, आपने सारे की फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है, आपने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं दी हुई, सम एरियाज कुड बी बेटर डेवलप्ड इस केस में। और जो बैंड 8 है जो कि हाईएस्ट बैंड तो नहीं है लेकिन नॉर्मली हाईएस्ट होता है, बिकॉज सॉरी हाईएस्ट होता है वो 9 होता है, और नॉर्मली लोगों का जो कहते हैं ना मैक्सिमम लोगों का 9 तो नहीं आता ना, तो वो 8 बैंड आता है। तो उसके हाईलाइट फीचर जो हमने नोटिस करने हैं वो ये हैं, जो हमने अपने टेस्ट करते हुए ध्यान रखने हैं, वो फीचर्स ये हैं कि अ क्लियर ओवरव्यू, key features are clearly highlighted and well illustrated, all requirements are sufficiently covered।
सब कुछ जो है वो प्रॉपरली उसने अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी है फ्रॉम फॉलोइंग द ग्राफ्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो ग्रेडर है वो नोटिस करता है वो कोहेरेंस और कोहेजन है। What is coherence? Coherence is actually the linking of ideas through the logical sequencing. मतलब ऑब्वियसली आपने अपना कोई आइडिया, अपनी कोई आइडियोलॉजी या कोई कॉन्सेप्ट तो ऐड नहीं करना, आपने उन्हीं के कॉन्सेप्ट को ट्रांसलेट करना है इनटू वर्ड्स, आपने ग्राफ को ट्रांसलेट करना है इनटू अपने सेंटेंसेस। तो आपने, लेकिन फिर भी वो लॉजिकल लिंकिंग हो, ये ना हो कि पहले आपने कोई और बात बता दी है, बाद में आपने कोई और बात बता दी है, वो फिर भी एक कोहेरेंस में रहे। अगर हम ऊपर अपनी एग्जांपल भी पढ़ेंगे तो उसमें वो बिल्कुल कोहेरेंट लिखा होगा, इन टर्म ऑफ फूड, ड्रिंक एंड टोबैको टर्की स्पेंड the most at 32.14। ये हमने रीडिंग जो अपने अपनी टेबल से ली है। उसके बाद उसने आइलैंड तो शुरू कर लिया, फिर उसने बता दिया कि स्पेन और इटली ने इतना किया, बड़ी प्रिसाइजली उसने अपनी हर इंफॉर्मेशन जो है वो इस पैराग्राफ में शो कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट इज कोहेजन। कोहेजन क्या होती है? अप्रोप्रिएट यूज ऑफ कोहेसिव डिवाइसेस। कि अगर सपोज आपने कोई भी लॉजिकल कनेक्टेड हाउ एवर यूज़ किया या आपने परहैप्स इस तरह यूज़ किया, तो ऑब्वियसली आपके ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करता हो कि आपने कोई बात कही है कि ऐसा हुआ है, हाउ एवर दैट ईयर हैपन्स दिस, मतलब उस पिछले साल में ये हुआ था इस तरह, तो आपके ये कनेक्टर्स जो हैं वो बड़े अप्रोप्रिएटली यूज होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट is this clear to everyone? Yes. Okay, I think so। is कोई और नहीं है इसमें? मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, मीटिंग में सब लोग हैं? जी अस्मा। ओके, जी जी बिल्कुल, मेरा कनेक्शन इंटरप्टेड था इसीलिए, हाँ नहीं मैं इसलिए कंफर्म करना चाह रही थी। ठीक, और इस केस में भी हमें सब पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन और पैराग्राफिंग आपने नॉर्मल वर्ड्स में की हो, और वर्ड्स लिंक जो आपने किए हैं वो आपने सही तरीके से लिंकिंग वर्ड्स का यूज़ बिल्कुल ठीक किया हो। बैंड 6 सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, उसमें एक सबसे वो कहते हैं ना सबसे डरने वाली बात ये थी कि एरर इन लिंकिंग बिटवीन एंड विद इन द सेंटेंस। जो आपने दो सेंटेंसेस या वर्ड्स को लिंक किया तो वो अपने गलत वर्ड के साथ लिंक कर दिया, कि वो ग्रामर के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो उसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली कोहेरेंस और कोहेजन में। ठीक है, और हम बैंड 8 के जो हैं उसको हम ज़रा ध्यान से देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ आर ऑर्गेनाइज्ड लॉजिकली। जो सारी इंफॉर्मेशन है वो एक लॉजिक के तहत जो है हमने बड़ी अरेंज फॉर्म में उसको शो किया हुआ है अपने सेंटेंसेस में। पैराग्राफिंग इज सफिशिएंट। आपने 5, 6, 10, 12 पैराग्राफ्स नहीं लिख दिए। आपने पहला पैराग्राफ लिखा है एक सेंटेंस का, दैट इज द इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपने एक बताया है कि कोई चीज़ इम्प्रूव की है या डिक्लाइन की है, वो सारा, और आपने नेक्स्ट पैराग्राफ में अपनी स्टैटिस्टिक्स दे दी हैं, और सबसे एंड में आपने कंक्लूजन दे दिया है। और इसमें जो है बैंड 8 जो है वो होता है, आपको मिलेगा जब आपने लिंकिंग वर्ड जो है वो बड़े अच्छे किए होंगे। ठीक है, अब ये चारों पॉइंट्स वो देखिएगा, चारों पॉइंट्स के आपको बैंड्स देगा, उसका जो एवरेज बैंड होगा वो आपका टास्क 1 का बैंड होगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा, वो है लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल का वो कहते हैं ना लफ्जी तर्जमा, जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते होते हैं कि इस लफ्ज का जो है लफ्जी तर्जमा वो ये है। ऑब्वियसली इसमें वोकैबुलरी हमारी आ जाएगी कि हमने अपनी वोकैबुलरी का कितना वेल यूज़ किया हुआ है। हमने जो वर्ड कहीं पे लिखा हुआ है वो वर्ड का लफ्जी मतलब उस सेंटेंस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मतलब वो उसकी पिछले वाले के साथ कोहेरेंस है या नहीं है। जो फ्रेजेस हमने सारी लिखी हैं वो एक वोकैबुलरी उसमें हमने कैसे यूज़ की है। एप्रोप्रिएसी इन टर्म ऑफ द स्पेसिफिक टास्क, कि अगर सपोज हमने एक वर्ड यूज़ किया है कि दिस इज वेरी एक्यूरेट रिगार्डिंग दिस, तो वो एक्यूरेसी, वो वर्ड एक्यूरेट वहाँ पे फिट पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये जो है वो लेक्सिकल रिसोर्सेज है। ये एक काइंड ऑफ एरर भी है, अगर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा बैंड कम होता जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग कहें तो मैं बैंड 5 का सबसे पढ़ देती हूँ, लेकिन आई थिंक सो मैं बैंड 7 और 8 को फोकस में रखना चाहिए। इज इट फाइन? श्योर। ओके, बैंड 7। बैंड 7 में हम क्या होगा, सफिशिएंट रेंज ऑफ द वोकैबुलरी फॉर सम प्रिसीजन, कि जो आपने वोकैबुलरी यूज की है दैट फिट्स और नॉट। ठीक है, और यूजेस लेस कॉमन वर्ड्स, के
आप अपने वर्ड्स एक तो रिपीट ना करें, अगर आप रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके मार्क्स कम होने का बायस बनेगा, और आप वर्ड्स वो यूज़ करें जो इतने कॉमन नहीं हैं, जिस तरह इलस्ट्रेट्स भी मतलब कॉमन तो है लेकिन उस जगह पे बहुत अच्छा फिट हो रहा है। सम अवेयरनेस ऑफ स्टाइल एंड कॉलोकेशन, फिर जिस तरह हम कॉलोकेशन पढ़ते हैं कि वो इसके साथ फिट होती है या नहीं होती, तो उसका भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बैंड 8 में a wide range of vocabulary for precision meaning, skillfully uses the less common words, बड़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया होगा, और rare errors in spelling और word formation, ये बैंड 8 क्रॉस करेगा। ठीक है, द लास्ट एरर जो हमारे पास होता है, जो लास्ट ग्रेडिंग का ग्रेडर जो है वो एक करता है फोकस, वो है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। हमने कितनी एक्यूरेटली और कितनी रेंज ऑफ ग्रामर जो है वो यूज़ की है अपने सेंटेंस राइटिंग में। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, नॉट इन अ सेंस कि अगर सपोज आपको नहीं आते तो आप अपनी राइटिंग को सिंपल में लेके चलें, बट इफ़ यू आर वेरी एफिशिएंट इन राइटिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, so you should write it in a very perfect manner, okay, और most sentence are free of errors। अब बैंड 8 आपका तब होगा जब आपके हर सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली कम फ्री ऑफ एरर होगा, कम एरर भी नहीं, फ्री ऑफ एरर होगा, तो बैंड 8। बैंड 7 क्या आपको मिलेगा, जब आपने यूज ऑफ अ वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस स्ट्रक्चर किया होगा लेकिन फिर भी वो गलत होंगे, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी कुछ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन मिस्टेक्स होंगी, तो बैंड 7 मिलेगा। गुड कंट्रोल ओवर ग्रामर, अगर आपका ग्रामर के ऊपर बड़ी अच्छी ग्रिप है, बड़ा अच्छा कंट्रोल है, तो यू कैन गेट बैंड 7 इन दिस पार्ट, ओके। और ओकेजनल एरर इन ग्रामर और पंक्चुएशन, आपके बहुत कम एरर हैं लेकिन फिर भी स्टिल एरर आर देयर, ओके। नॉर्मली जो मिस्टेक्स कंडक्ट होती हैं इस टेस्ट के राइटिंग में, वो मिस्टेक्स वेरी, वो कहते हैं ना कि एक ओवर कंडक्ट किया गया एक सर्वे टाइप, और ये हुआ कि हमारे पास ये 5 मिस्टेक जो है वो बहुत कॉमन है। ये मिस्टेक्स आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी कि हम एक ओके, सबसे पहले तो है कि हम क्लियर ओवरव्यू लिखेंगे। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट लगे तो मैं इसको जल्दी से कवर अप करती हूँ। और हम हर चीज़ को हम कोई चीज़ अपने ग्राफ या अपने डायग्राम की, अपने टेबल की कोई भी पॉइंट या कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, और अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे कि तब ये हुआ था और अब ये हुआ, मतलब कम हो गया लेकिन तब, मतलब एक बड़े प्रिसाइज और सिंपल वे में, लेकिन यूजिंग गुड ग्रामर गुड वोकैबुलरी हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हम अपने सारे सेंटेंसेस को अकॉर्डिंग टू द लॉजिक्स ऑफ टेबल्स नहीं लिखेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट मिस्टेक बाय अस। और अगर हम अपने डाटा को, ऑब्वियसली तो सबसे बड़ी और सबसे वो कहते हैं ना इडियट से मिस्टेक है, अगर हम इसको इनकरेक्टली डिस्क्राइब करेंगे तो हमें मुश्किल होगी। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी को समझ नहीं आई टास्क 1 के बारे में कोई एग्जांपल पूछनी है, कोई एग्जांपल दोबारा देखनी है तो मुझे बता दे, आई विल शो दैट। जी, all is clear from my end. Thank you so much for conducting this session so nicely and so beautifully and so elegantly. Or if there is anyone else who want to ask something, so they can. Anything, ask anything if you want. यस, बहुत सी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और वैसे अपनी तसल्ली के लिए मोस्टली जो एग्जांपल दिखा देती हूँ कि मैंने एग्जांपल क्या शो किया, मुझे बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली थी टेबल की। Sure. यस, इसमें सबसे पहले ये है ना कि इंट्रो लिखना है, फिर आपने ओवरव्यू देना है, फिर आपने डिटेल से बताना है कि कोई कितनी है, तो यानी हम मोस्टली जो डिजिट्स हैं वो डिटेल वाले पैराग्राफ में डिटेल यूज वाले करेंगे पैराग्राफ रादर में, देन ओवरव्यू। पैराग्राफ स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। यस, और मैक्सिमम हमें तीन पैरा में रहना चाहिए, नहीं, तीन पैरा फोर्थ में वाले में डिवाइड। ना, फोर्थ वाले में कंक्लूजन लिखती है नॉर्मली, लेकिन वो भी फर्दर एक्सप्लेन हुआ है इस वाले केस में। तो मैं बताई नहीं, मैंने एग्जांपल वहां से उठाई है जहाँ पे बैंड 9 मिला हुआ था इस क्वेश्चन को, तो गुड एग्जांपल टू शो अदर्स। यस, यानी हम कंक्लूजन भी लाजमी लिखें एंड पे। लाजमी
लेकिन वो ये ना कंक्लूजन में ऑब्वियसली हमारे पास इतना लिमिटेड सा डाटा है, हमने उसको वर्ड्स में लिखना है, तो हमारे पास उसके कंक्लूजन में यही आएगा कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, क्योंकि अपना ओपिनियन तो हमने इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल देने का सोचना भी नहीं है, तो इस वजह से कंक्लूजन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट लाइक दैट। ओके ठीक है। ओके, मुझे सर ये कंफ्यूजन थी कि जो ओवरव्यू देते हैं हम, वो भी तो एक ऐसे ही होता है ना कि हाँ किस चीज में डिक्लाइन आया, कौन सी चीज इम्प्रूव हुई, तो इसलिए कंक्लूजन भी इन अ हाँ, सेंस। बिकॉज कंक्लूजन नॉर्मली हमारा हम तब लिखते हैं जब हमने अपना ओपिनियन बता देना हो, कि हमने ये जज किया कि अगर ये लोग ये करते तो ये हो जाता, अगर तुर्की, इटली, स्पेन, स्वीडन, ये सारे लोग इस तरह, बिकॉज हमने अपना ओपिनियन तो इस वाले में देना ही नहीं है ना, सो इट्स गुड नॉट टू राइट एनी काइंड ऑफ कंक्लूजन इन दिस। ओके डन, क्लियर ऑल नाउ, Perfect. थैंक यू। जी बहुत अगर अच्छा सेशन था। जी यशमा, thank you very much. Can we pause the recording?